हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं वेक्टर्स सीरीज़ में, वेक्टर्स 04। अब तक हम लोग ने 01 से 03 तक अपलोड कर दिया है चैनल पे, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी डाल दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जाके डाउनलोड करके यू कैन रेफर। ठीक है, चलो ये तो हो गई सुनी सुनाई बातें। अब आज हम लोग वेक्टर्स चैप्टर में क्या करने वाले हैं वो बता देता हूँ। आज हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग वेक्टर्स चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो आज हमको पढ़ना है कि एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। इसके पहले हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में देखा कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे कि एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। रिजॉल्व मतलब क्या होता है? रिजॉल्व मतलब उसके कॉम्पोनेंट्स ढूंढना, उसके पार्टिसिपेंट्स ढूंढना कि किन दो वेक्टर्स से मिलके वो बना है। तो कोई एक वेक्टर यूजुअली दो वेक्टर्स से मिलके बन सकता है। जैसे अपने को मालूम है कि कोई ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट ये हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। अभी पैरेललोग्राम लॉ अगर वीडियो देख के आओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स 03, जो इसके पहले का वीडियो है, वो देख के आओगे तो तुमको समझ में आएगा कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये वाला जो तुम्हारा है दिस इज ए प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ए प्लस बी इन दोनों से मिलके बना है ना। तो वैसे ही यूजुअली हम लोग कोई भी वेक्टर उठा लें तो वो किन दो वेक्टर्स से मिलके बना है, या कौन से दो वेक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं जिनसे ये बन सकता है, तो वो हमको एक ढूंढना है कंपोनेंट्स करके, वो एक चीज़ है। दूसरा आज हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा डिलेड है ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, बट रेजोल्यूशन से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैग्नीट्यूड हो क्या रहा है। इसीलिए मैं रेजोल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, पहले ही मैग्नीट्यूड बता देता है हर कोई, मतलब पहले ही जब तुम वेक्टर्स नोटेशन सीख लेते हो IJK में, तभी मैग्नीट्यूड तुमको बता दिया जाता है। बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ से सीखोगे तो रेजोल्यूशन के साथ में ये कॉन्सेप्ट को लिंक करोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा और कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैग्नीट्यूड निकालना आराम से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ही, जहाँ से तुमको बता दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम यहाँ से भी निकालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब तक तुमने मैग्नीट्यूड वाला पार्ट कोई किया ही नहीं है ना, मतलब ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट किया नहीं है कि जहाँ पे मैग्नीट्यूड का ज़रूरत पड़े। तो अभी धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो वहाँ से मैग्नीट्यूड उसके लिए हम लोग निकालना भी सीख लेंगे आज ही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आने वाले आगे के चैप्टर्स में, जैसे ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, HSC बोर्ड का बात कर रहा हूँ, CBSE बोर्ड में ये मोशन इन प्लेन है, तो आने वाले आगे के सारे चैप्टर्स में ना सिर्फ तुमको रेजोल्यूशन देखने मिलेगा। मतलब तुम बार बार रेजोल्यूशन करते रहोगे। ऐसा तुमको नींद से भी कोई जगह के पूछेगा कि ये वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बताओ, तो तुमको रिजॉल्व करने आना चाहिए। दैट्स हाउ गुड यू शुड नो द रेजोल्यूशन, क्योंकि रेजोल्यूशन हर चैप्टर में लगने वाला है। जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी दिखेगी ना, तुमको सबसे पहला काम रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। तो रेजोल्यूशन को सीख लेते हैं आज ज़रा। जैसे देखो, सपोज मेरे पास ये कोई वेक्टर है, ठीक है, लेट दिस बी सम वेक्टर R। ओके, मुझे रेजोल्यूशन करना मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोल्यूशन का मतलब बता देता हूँ मैं। रेजोल्यूशन मीन्स फाइंडिंग टू परपेंडिकुलर, ध्यान से सुन लो, डेफिनेशन नहीं है ये, मैं बस मेथड बता रहा हूँ कि क्या है रेजोल्यूशन में, ताकि तुम इससे तो याद रख सको। फाइंडिंग टू परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट vectors of which the given vector is addition result। मतलब हमको ऐसे दो वेक्टर्स निकालने हैं जिनके एडिशन का रिजल्ट हमारा गिवन वेक्टर है। और वो कैसे दो वेक्टर्स होंगे? वो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, सुन लो डेफिनेशन या स्टेप का या बेसिकली प्रोसेस का मतलब। प्रोसेस क्या बोल रहा है? वी हैव टू फाइंड टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स विच आर बेसिकली एडिंग अप टू गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। तो अपना ये वेक्टर है, ये जो गिवन वेक्टर है, इसके ऐसे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं जिनसे मिलके ये बना है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। हम लोग रेजोल्यूशन पहले 2D में देखते हैं। जैसे सपोज ये मेरा वेक्टर है R वेक्टर, थोड़ा छोटा ले लेता हूँ। ये सपोज मेरा R वेक्टर है, तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ये वेक्टर कुछ x एक्सिस में और कुछ y एक्सिस में है ना। मतलब मैं इसके कंपोनेंट्स x और y में निकाल सकता हूँ। जब भी मुझे 2 डायमेंशनल वेक्टर दिखे ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पेपर पे ड्रॉ किया हुआ वेक्टर है ऐसे,
तो ये x और y में है ना, ज़रा ध्यान से देखो ना, इसका पूरा जो लेंथ है वो कुछ x में है और कुछ y में है ना, तो दिस इज़ बेसिकली इन एक्स वाई, मतलब ये 2D वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट्स भी x और y में मिलेंगे। तो अगर मैं कंसिडर करूं, या अगर मुझे गिवन है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर मुझे गिवन है कि ये x और ये y एक्सिस है, y एक्सिस टेढ़ा हो गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, चलो लेट्स जस्ट से दिस इज़ y एक्सिस। मुझे दिया है कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, और मुझे ये पता है कि x एक्सिस से ये एंगल थीटा पे है, ठीक है। ये एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको दिया हो कोई वेक्टर किसी पर्टिकुलर प्लेन से या किसी पर्टिकुलर लेट्स जस्ट से डायरेक्शन से कितने एंगल पे है, तो ही तुम रिजॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये थीटा तुमको x से दिया होना चाहिए चाहे y से दिया होना चाहिए, मतलब बेसिकली तुमको जहाँ रिजॉल्व करना है वहाँ एक थीटा तो चाहिए, मतलब तुमको एंगल तो चाहिए कि जिसके अबाउट तुम रिजॉल्व करो। तो रेजोल्यूशन में क्या करना है तुमको, रेजोल्यूशन में बेसिकली इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। मतलब अगर मैं इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालूँ, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, ये वेक्टर है क्या, इतना x एक्सिस में इतना y एक्सिस में, सिंपल एज दैट, जो मैं वहाँ पे बता रहा था। ये वेक्टर है तो ज़रा ध्यान से देखो, ये वेक्टर कुछ x में है और कुछ y में है ना, तो x पार्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा ना, और y पार्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो देखो x पार्ट निकालने के लिए मैंने इस वेक्टर का यहाँ प्रोजेक्शन लिया है, तो ये वेक्टर का x कंपोनेंट हो गया, इसको मैंने लिख दिया rx वेक्टर, मतलब ये r वेक्टर का x वाला पार्ट हो गया। वैसे ही ये वाला जो पार्ट है, या इसका प्रोजेक्शन मैं यहाँ पे लूँ, जैसे ये वाला पार्ट, ये पार्ट देखो ry वेक्टर हो गया। समझ में आई बात। अब ज़रा तुम ठीक से देखो तो ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है ना, ठीक से मतलब क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है ना, ऑफ सम लेंथ एंड ब्रेथ, इजंट इट। तो ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, देखो ये, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अरे ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है ना, लेंथ ब्रेथ या लेंथ ब्रेथ जैसे भी समझ लो, इट इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। इस केस में ये पर्टिकुलर रेक्टेंगल स्क्वायर जैसा लग रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल इट इज फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। अब मुझे ये वैल्यूज निकालनी है कि क्या क्या है, और इनका डायरेक्शन तो मुझे पता है। मुझे पता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन किससे मिलता है, आई कैप से, और वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप से। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखते हैं, लेट्स फाइंड इट आउट, क्या मिलेगा मुझे। मुझे मिल जाएगा, अगर ये मेरा वेक्टर आर एक्स है तो इसका वैल्यू कितना है, आर एक्स का वैल्यू निकालते हैं, ज़रा देखो। आर एक्स का वैल्यू निकालने के लिए मैं ये ट्राइंगल लूँ अगर, और इसमें से कॉस थीटा निकालूँ, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। एडजेसेंट का मैग्नीट्यूड है आर एक्स, हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड है आर, तो आर एक्स बाई आर, यहाँ से आर एक्स कितना मिलता है, आर कॉस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ थीटा है जिसके अलॉन्ग, उधर जो कंपोनेंट मिलता है वो आर कॉस थीटा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आर वाई वेक्टर निकालना चाहूँ या आर वाई का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, तो इस ट्राइंगल में ये वाला आर वाई है ना, तो ये तो आर वाई इस ट्राइंगल में है ही नहीं, तो बल्कि अगर मैं ठीक से देखूँ तो ये रेक्टेंगल है, मतलब ये साइड और ये साइड सेम होंगे ना, मतलब ये भी आर वाई होगा। समझ में आई बात। तो ये अगर आर वाई है तो इस थीटा के लिए ऑपोजिट साइड है ना, तो मतलब मैं साइन थीटा निकाल सकता हूँ। साइन थीटा हो जाएगा आर वाई अपॉन आर, हाइपोटेन्यूज, सॉरी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फाइन, आर वाई क्या मिल रहा है, आर वाई मिल रहा है आर साइन थीटा। समझ में आई बात। तुमको आर एक्स मिला, आर वाई मिला। अब आर एक्स वेक्टर आर वाई वेक्टर क्या हो जाएगा, बेसिकली ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगा दो। डायरेक्शन क्या है, आर एक्स, यानी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप, मतलब तुम्हारा फाइनल वेक्टर क्या मिल रहा है, देखो, देयरफॉर आर एक्स वेक्टर इज आर कॉस थीटा आई कैप। ये आ गया वो वेक्टर दोनों में से जिसको ऐड करके तुमको ये वाला मिला है। तो दो वेक्टर्स निकाले ना तुमने, आर एक्स और आर वाई, तो ये एक मिल गया। दूसरा आर वाई वेक्टर आर साइन थीटा जे कैप। समझ में आई बात। ये मत याद करना कि साइन थीटा या कॉस थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, साइन थीटा हमेशा वाई एक्सिस, ऐसा मत याद करना। देखो ना, तुमको ये थीटा यहाँ भी दे सकता है, तो ये जो कंपोनेंट निकालोगे ये तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, बट ये कंपोनेंट अब कॉस थीटा बन जाएगा, हाँ या ना। तो कभी ऐसे मत याद करना कि कॉस थीटा वाला आई के डायरेक्शन में होगा हमेशा, साइन थीटा वाला जे, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, तो ऐसा करना भी मत, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं वेक्टर लिखूं, सो देयरफॉर माय आर वेक्टर इज एक्चुअली आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। समझ में आया। देखो ना, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, ये एक आर एक्स, ये एक आर वाई, उन दोनों के पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलॉन्ग आर, हाँ या ना।
ये तुम्हारा आर एक्स वेक्टर, ये तुम्हारा आर वाई वेक्टर, और इन दोनों के पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग आर वेक्टर। तो यही तो है, पैरेललोग्राम लॉ से है बेसिकली आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई। अब ये एंगल थीटा है, बट हमको मालूम है आर एक्स और आर वाई में एंगल कितना है 90 ना। तो अगर मैं आर का वैल्यू पैरेललोग्राम लॉ से निकालूं या आर का वैल्यू पैरेललोग्राम लॉ से यूज करके निकालूं, तो अपने को मालूम था पैरेललोग्राम में हमने क्या डिराइव किया था, हमने डिराइव किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी ये हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस 2rx आर वाई कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, आर एक्स और आर वाई में एंगल कितना है, ये आर एक्स इधर, ये आर वाई इधर, 90 डिग्रीज ना। कॉस 90 0, मतलब ये वाला टर्म गया। मतलब तुम्हारा आर का मैग्नीट्यूड क्या आता है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट में उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर 2D वेक्टर है तो, अगर 3D वेक्टर है तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, राइट। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक वेक्टर लिखता हूँ, देखो जैसे दिस इज ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ज़रा ध्यान से देखना, ये इसका x एक्सिस वाला वैल्यू है, ये y एक्सिस वाला वैल्यू, ये z एक्सिस वाला। ये मैंने बताया था यूनिट वेक्टर के पार्ट में, बहुत ध्यान से देखो। i कैप यानी x एक्सिस इंडिकेट कर रहा है ना, यानी ये x में वैल्यू है। j कैप यानी y एक्सिस इंडिकेट कर रहा है, यानी ये j में वैल्यू है या y एक्सिस में वैल्यू है। k कैप यानी z एक्सिस इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये z एक्सिस में वैल्यू है। तो a का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y प्लस z का स्क्वायर। x कॉम्पोनेंट का नंबर कितना है 2, मैग्नीट्यूड 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आता है 4 प्लस 16 प्लस 9, हाँ या ना, यानी रूट 29। सिंपल था। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी गिवन वेक्टर। किसी भी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम निकाल सकते हो अगर वेक्टर ऐसे फॉर्म में दिया है, आई जे के फॉर्म में। क्लियरली देखो ना, आई कहाँ है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे कहाँ है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, के कहाँ है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो तुमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया। एंड दिस इज बेसिक रेजोल्यूशन। अभी हम लोग रेजोल्यूशन पे और बातें करते हैं थोड़ा, मतलब रेजोल्यूशन कैसे कैसे होता है। और रेजोल्यूशन का जो कंपोनेंट है वो 2D में ऐसे 2 कंपोनेंट मिल सकता है हमको, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट्स मिलते हैं ना, ध्यान देना, ये जो आर एक्स और आर वाई मिलते हैं, दे आर बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर एक्स आर वाई पे डिपेंडेंट नहीं है और आर वाई आर एक्स पे डिपेंडेंट। तुम बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, परेशान मत हो, बताता हूँ। पहले ये नोट डाउन करो, ये अच्छे से नोट डाउन करो रेजोल्यूशन के बारे में, एक एक चीज़ रिजॉल्व करके देखो हमने क्या क्या निकाला। हमने पहले ये वेक्टर के 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाले, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट्स का नाम मैं तुमको बता दूं, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। ये तुम याद कर सकते हो कि कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, साइन थीटा वाला जो होगा वो वर्टिकल होगा हमेशा। बट हमेशा कॉस थीटा वाला हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगा ऐसा नहीं। ये वाला हॉरिजॉन्टल का बात नहीं करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे एक रेजोल्यूशन यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग। देखो ये एक मेरे पास वेक्टर है, ठीक है, दिस इज वन वेक्टर, दिस इज सम वेक्टर आर। इसका तुमको एक्स एक्सिस से एंगल दिया हुआ है, या सपोज अभी एक्स एक्सिस से एंगल ना लेके हम लोग किसी और एक्सिस से एंगल लेते हैं, सपोज वाई एक्सिस से एंगल लेते हैं, ठीक है। ये वेक्टर एक्स और वाई में है, समझा, फाइन। सपोज ये तुमको एंगल दिया है थीटा। अब रेजोल्यूशन करना है तो फिर से क्या करोगे, तुम प्रोजेक्शन लोगे ना, मतलब इसका प्रोजेक्शन इसके अलोंग। अब ध्यान से देखो, तुमको रेक्टेंगल बनता हुआ भी दिखेगा अच्छे से। ये प्रोजेक्शन आ गया इसका इधर। अब थीटा के अलोंग या बेसिकली थीटा यूज़ करके तुम क्या निकालोगे, जैसे तुमको ये निकालना है ना, तो ये तुम्हारा क्या है एक्चुअल में आर वाई ना, इसी का वाई कॉम्पोनेंट है ना, वाई डायरेक्शन में। और इसका एक्स एक्सिस में क्या कॉम्पोनेंट आ जाएगा ये, यानी ये तुम्हारा आर एक्स है। समझ में आई बात। आर एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, सॉरी आर वाई निकालने के लिए क्या करोगे, थीटा के लिए ये तो एडजेसेंट साइड है ना, और ये आर एक्स देखो ऑपोजिट साइड है। तो अब आर वाई निकालोगे तो तुमको आर वाई एक्चुअली मिलेगा आर कॉस थीटा। यही मैं बोल रहा था, हमेशा वाई एक्सिस में साइन थीटा होगा ऐसे मत याद रखना। वाई एक्सिस में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है जहाँ से थीटा तुमको दिया है। अगर यहाँ थीटा दिया है तो थीटा के अलोंग कॉस थीटा,
थीटा के ऑपोजिट साइन थीटा कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो अलॉन्ग वाला कॉम्पोनेंट कॉस थीटा। अब ध्यान दो, ये भले दिख रहा है कि वर्टिकल या वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको अभी भी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। ये मैं तुमको बता रहा हूँ, दिस इज स्टिल हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट। कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट होता है वर्टिकल कॉम्पोनेंट। आर वाई वेक्टर आ जाएगा आर कॉस थीटा जे कैप। सिमिलरली आर एक्स वेक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर साइन थीटा आई कैप, है ना। अरे थीटा के ऑपोजिट साइड ही है साइन थीटा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फाइन, ये तुम्हारा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमने निकालना सीखा कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का, कोई भी वेक्टर कैसा भी दिया हो उसका कंपोनेंट निकाल सकते हो तुम। और एक बार कंपोनेंट निकल गया तो वही हो गया रेजोल्यूशन तुम्हारा। अब रेजोल्यूशन हो गया तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, और मैग्नीट्यूड निकालना सीख गया तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो अब हम लोग वो जो यूनिट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट किया था ना, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और हम लोग 3D में भी रेजोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्या ज़रूरत है 3D में रेजोल्यूशन देखने का, ज़रूरत ये है कि कहीं भी तुमको रैंडमली दिख सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, बोर्ड्स में या 11th के एग्जाम में कहीं तुमको दिख सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए 3D वाला करा देता हूँ। अदरवाइज तो रेजोल्यूशन पार्ट 2D तक हो गया है, ठीक है। चलो पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम 3D में देखते हैं रेजोल्यूशन और इसका यूज़ भी करते हैं, ये जो फॉर्मूला मिला है, ठीक है। ओके, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया है। चलो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने अब तक देखा है कि एक वेक्टर का एक्स और वाई एक्सिस में कैसे कंपोनेंट मिल सकता है, ठीक है। और ये 2D वेक्टर्स के लिए। अच्छा ध्यान दो, क्या हमेशा एक्स और वाई एक्सिस ही होगा क्या? नहीं, वाई और जेड भी हो सकता है, एक्स और जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो कॉम्बिनेशन कोई भी दो एक्सिस का हो तो ऐसे अपने को जाना है, ऐसे अपने को प्रोसीड करना है। किसी एक एक्सिस से अगर एंगल दिया है तो हमको रेजोल्यूशन करके कंपोनेंट्स निकाल लेने हैं। समझ में आई बात? सिंपल था, ठीक है। सर आप सिंपल बोल रहे हो लेकिन है नहीं सिंपल ही है। तुमको बस थोड़ा ध्यान देके प्रिपेयर करना है। जब लेक्चर्स में पढ़ाया जा रहा है तो अच्छे से सुनो बातों को, क्या बोला जा रहा है। जब उसको सॉल्व किया जा रहा है या जब उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है तो उस टाइम पे क्या बोला जाता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में नोट्स कितना भी कुछ भी बोल दे, तुमको वो समझ में नहीं आएगा, यही प्रॉब्लम है। तुम नोट्स लेके अच्छे से अच्छा नोट्स लेके बैठो, नोट्स क्या बोलना चाह रहा है ये तुम समझ नहीं पाओगे जब तक तुमने टीचर क्या बोला वो सुना नहीं था। तो टीचर जब बोलता है पढ़ाने के टाइम पे ना, तो वो तुमको इसी पॉइंट पे इसी चीज़ से रिलेटेड बात कर रहा होता है। नोट्स जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में सारी चीज़ें मिक्स होकर चल रही होती हैं, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इससे समझ में नहीं आता है बच्चों को। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु कैन डू इट वेल विद द नोट्स। आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ प्रॉब्लम होता है। अगर नोट्स लेक्चर्स में नहीं समझा है तो सिर्फ नोट्स के भरोसे बैठेंगे और जाके पढ़ना देखेंगे तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इसीलिए तो लेक्चर्स भी सुनते हो ना तुम, इसीलिए तो लेक्चर्स अटेंड करते हो। हाँ मेरे नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे ही लेक्चर्स अटेंड करें, मैं बोल रहा हूँ इन जनरल लेक्चर्स इसीलिए अटेंड किया जाता है ना, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स जो तुम खुद से नहीं कर पाते। तो उसमें कोई वो बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। चलो अभी रेजोल्यूशन हमने कर लिया, तो अब तक हमने क्या क्या देखा ज़रा देखो। सो इफ़ अ वेक्टर इज इन 2 dimensions then its 2 perpendicular components can be found। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है आर वेक्टर और ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये वाई और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। इस बार रेजोल्यूशन कुछ ऐसे तरीके से देखते हैं, ऐसे तरीके से मतलब वही सेम चीज़ है, बस नया कंपोनेंट देखते हैं। जैसे ये एंगल थीटा है तो कंपोनेंट कैसे निकलेगा, ये कंपोनेंट आ जाएगा आर वाई कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आ जाएगा आर एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ से निकाल के बताओगे तो क्या मिलेगा, ये थीटा है, थीटा का एडजेसेंट साइड आर वाई, यानी आर वाई वेक्टर क्या हो जाएगा, बोलो, आर कॉस थीटा जे कैप, जे कैप ध्यान रखना, और आर एक्स क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा
आई कैप, है ना। अरे ये थीटा के लिए ये ऑपोजिट साइड है ना, और ये एडजेसेंट साइड है। पुराना वाला रेजोल्यूशन भी देख लो, मत परेशान हो कि सर क्यों ऐसा ही करा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, ये तुम्हारा आर वेक्टर और ये थीटा एंगल दिया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुराना वाला रेजोल्यूशन हो गया ना जो हमने किया एग्जाम्पल, तो वही हो गया। तो ये थीटा आ गया, तो इधर कंपोनेंट निकालोगे तो ये आर एक्स, इधर कंपोनेंट निकालोगे तो ये आर वाई। फिर वही पुरानी बात, आर एक्स हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप, आर वाई हो जाएगा आर साइन थीटा जे। फाइन, चलो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज गिवन बाय आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, फाइन, हो गया, गुड। नेक्स्ट थिंग, ये जो मैग्नीट्यूड पार्ट मिला इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं या कहाँ कर सकते हैं। तो तुमको अगर ठीक से याद हो तो हमने देखा था इफ़ देयर इज अ वेक्टर ए then it can be represented as its magnitude and multiplication to a unit vector which is in the direction of a vector। मतलब a वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका डायरेक्शन है। तो मुझे यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना है, तो आई नीड द फॉर्मूला एज a वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो अब तुमने मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया है, तो अब इसको अप्लाई करो। जैसे सपोज मेरे पास यही एक a वेक्टर दिया है, दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलो करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। कितना आ रहा है ये, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा, बोलो 24, करेक्ट। सो दिस इज इतना ही होगा ना, हाँ ठीक, इतना ही होगा। चलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया है। अब हम लोग एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ये होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड ना। पहले पूरा ये ए वेक्टर लिखो, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √24। अभी √24 कॉमन डिनोमिनेटर है तो सबको डिवाइड होगा, मतलब तुम्हारा यूनिट वेक्टर देखो क्या मिल रहा है, देयरफॉर ए कैप इज 2 अपॉन √24 आई कैप प्लस 2 अपॉन √24 जे कैप प्लस 4 अपॉन √24 के कैप। परेशान मत हो, इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। इसको हम लोग 2√6 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे समझ रहा है तुम परेशान हो, तड़प रहे हो, तुम्हारे अंदर का मैथ्स जाग रहा है कि सर इसको आगे करो ना सर, कर क्यों नहीं रहे हो। तो कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं। बट देखो ये तुमको यूनिट वेक्टर मिल गया है, यही करना था तुमको एग्जाम में अगर पूछता है कि डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, ऐसा कोई वेक्टर दे उठा के और बोले कि यूनिट वेक्टर निकालो, सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। मैग्नीट्यूड मिला तो मैग्नीट्यूड मिलने के बाद ये फॉर्मूले में डाल के सिंप्लीफाई करके ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर आ गया। इसको वेरीफाई कैसे करोगे कि ये यूनिट वेक्टर है, कैसे वेरीफाई करोगे, तुमने जो लाया है वो आंसर करेक्ट है या नहीं। तो यूनिट वेक्टर का एक स्पेशलिटी होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है ना। तो वेरीफाई कर लो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है कि नहीं। मैग्नीट्यूड निकालने अब तुमको आ गया है ना, ये x कॉम्पोनेंट, ये y कॉम्पोनेंट, ये z कॉम्पोनेंट। तो मैग्नीट्यूड निकालो तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/√24 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4/24। इज दैट करेक्ट। √24 का स्क्वायर तो 24 हो जाएगा ना, प्लस ये भी हो जाएगा 4/24 प्लस 4 का स्क्वायर 16/24। इज दैट करेक्ट। कॉमन डिनोमिनेटर है, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 4 + 4 8, 8 + 16, अरे ये तो 24 ही है, होगा ही ना, 24/24 यानी 1। तो मैग्नीट्यूड देखो 1 आया। तो जब तुमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट किया है तो वो करेक्ट है या नहीं चेक करने के लिए यू कैन डू दिस ट्रिक टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड 1 आया मतलब यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो देखो जो तुम्हारा वेक्टर कैसा है, 3D है ना, तो यूनिट वेक्टर भी 3D है। यूनिट वेक्टर का खुद का डायरेक्शन भी IJK में है यूनिट वेक्टर, बट है तो 3D में ना, तो कुछ I में भी होगा, कुछ J में भी होगा, कुछ K में भी होगा, राइट। तो यूनिट वेक्टर, तुम्हारा जो वेक्टर होता है ना, उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उतना ही डायमेंशनल होगा। मतलब 3D वेक्टर के डायरेक्शन में 3D यूनिट वेक्टर आएगा, 2D वेक्टर के डायरेक्शन में 2D यूनिट वेक्टर आएगा। सिंपल एज दैट। ये कोई बताने की बात नहीं थी, तुम इतना समझ जाओगे खुद से ही, बट स्टिल मैंने सोचा बोल ही देता हूँ जब यूट्यूब पे हूँ तो। चलो और क्या, और एक चीज़, जैसे मैं 3D में रेजोल्यूशन करूँ तो 3D में कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ मैं वेक्टर्स को, उसका एक बस बेसिकली तुमको एक एक कॉम्पोनेंट्स जानना ज़रूरी है और तो कुछ नहीं। डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह तुमको नोट्स में मिल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस तुमको करने का ज़रूरत नहीं, वो तुम्हारे मैथ्स का पार्ट है।
कभी कभार मतलब फिजिक्स में तुमको क्वेश्चंस उससे रिलेटेड नहीं मिलेंगे, तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, अनलेस यू आर डूइंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कर रहे हो तो उसके लिए तुमको ज़रूरत लगेगा, तो एंट्रेंस के लेक्चर्स हम लोग बाद में अपलोड करेंगे अगर तुम्हारा डिमांड आता है तो। अभी तो फिलहाल मेरा फोकस बोर्ड्स और तुम्हारे सिलेबस पे है, HSC और CBSE का पूरा सिलेबस मुझे कराना है और फिर 12th का बोर्ड्स का सिलेबस, इतना फिलहाल मेरा टारगेट है। तो देखते हैं, अगर मुझे 3D रेजोल्यूशन करना है या आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट रेजोल्यूशन इन 3D। देखो जैसे ये 3D एक्सिस हो गया, ठीक है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, ठीक है, और ये कोई रैंडम वेक्टर है, लेट दिस बी सम वेक्टर। मैं 3D यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता 3 डायमेंशन, क्योंकि मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ और आई एम नॉट अ 3D पेंटर, तो मुझे 3D ड्राइंग नहीं आएगा। बट आई होप यू गेट दी आइडिया। ज़रा ध्यान से देखो, अगर ये तुम्हारा जो वेक्टर है r वेक्टर, ये x एक्सिस से एंगल बनाता है अल्फ़ा, y एक्सिस से एंगल बनाता है बीटा और z एक्सिस से एंगल बनाता है गामा। सुना क्या बोला? x एक्सिस से एंगल बना रहा है क्या? अल्फ़ा, y से बीटा, z से गामा। तो इसके कंपोनेंट्स x, y और z के अलॉन्ग निकाल सकते हो तुम। जैसे इसका कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग जो आएगा दैट वुड बी r cos अल्फ़ा आई कैप। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आर वाई आ जाएगा r cos बीटा जे कैप। तुम बोलोगे सर y में साइन क्यों नहीं लिख रहे हो, साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे क्योंकि एंगल y से भी पता है, मतलब अब रेजोल्यूशन तुम एक एंगल का भरोसे नहीं कर रहे हो, अब तुम तीन एंगल तीनों एक्सेस से तुमको मालूम है। सिमिलरली आर जेड कॉम्पोनेंट हो जाएगा r cos गामा क्या की कैप। दिस इज रेजोल्यूशन इन 3D। इसको तुम 3D में बनाओगे तो तुमको एक क्यूबॉइड मिलेगा। सोच के देखो, जैसे यहाँ एक रेक्टेंगल मिल रहा था ना ऐसे 2D में, राइट? तो 3D में एक क्यूबॉइड मिलेगा जिसका कुछ लेंथ भी होगा या जिसका कुछ ब्रेड्थ या थिकनेस बोल सकते हो। ये रेक्टेंगल का ऊपर का पार्ट, तो x एक्सिस और जोड़ दो तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा ऐसे, लाइक दिस। समझ में आ रहा है ये चीज़? ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। ये नोट्स में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, अच्छे से देखना वहाँ जाके। तो ये बेसिकली एक क्यूबॉइड रिप्रेजेंटेशन देगा। जैसे मैं यहाँ ट्राई करूँ, नहीं जाने दो, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तुमको अच्छे से डायग्राम वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो दिस वाज बेसिकली 3D रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन में इतना ही सब कुछ हो सकता है। रेजोल्यूशन का यूज़ करके मैग्नीट्यूड निकाल के ये कर सकते हो तुम। एक बार मैग्नीट्यूड निकालना तुमको आ गया तो अब आगे की चीज़ें और इंटरेस्टिंग और एलैबोरेटेड होती जाएंगी। मतलब अब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट पे बात करेंगे। तो फिलहाल आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। रेजोल्यूशन का टॉपिक मुझे अकेले समझाना था, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ रेजोल्यूशन मुझे रखना था ताकि रेजोल्यूशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएं, ठीक है। कुछ परेशानी नहीं रहना चाहिए कि रिजॉल्व कैसे कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो। वो सब कुछ मैंने 1 बाय 1 स्टेप पूरा बताया है। रेजोल्यूशन का एग्जैक्ट तुमको मैंने स्टेप डेफिनेशन दिया है कि करना क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो भी तुमको मालूम पड़ गया अभी। तो आई होप सबको रेजोल्यूशन सब कुछ समझ में आया। कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में बिंदास पोस्ट करो, आई विल सॉल्व इट, डोंट वरी। नोट्स है, नोट्स एक्सेस करो, पढ़ाई करो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।